देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। कभी कभी इसके खोजकर्ता पूछता है खोज करेगा तो अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ एम से लिख दिए। इसका काम क्या होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो आपको श्वसन तंत्र में बता दिए हैं कि हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन क्या करता है तो एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो कहेगा कि कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है तो कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। ये जो क्रेब्स चक्र है इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं और यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी पावर देता है। तो कहेगा कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, सब यही होता है। कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र। कहेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है? तो ये कौन करेगा बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहेंगे। समझ में आ गया? तो अब बताइए, हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका है। जीभ में भी कोशिका है, उंगली में भी है, हाथ में, पैर में, हर जगह कोशिका है और हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि कोशिका जहां रहेगा उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि भैया कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ये सब चीज़ है सब। तो देखिए, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, मेरे पैर में भी कोशिका है, जीभ में भी है, सब जगह है। एक बात बताइए, जो आदमी दौड़ रहा है, धावक है, उसको सबसे ज़्यादा पैर में ऊर्जा की जरूरत है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जीभ को जरूरत है, वो करेगा। कोई मान लीजिए सिलाई कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो हाथ में ज़रूरत है, जबकि बन रहा है हर जगह। किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं है। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया। जैसे हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा जीभ है इतना बड़ा, अब इस जीभ की कोशिका बना रही है क्या चीज़? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ऊर्जा बना रही है। और हम 1 घंटा पढ़ा दिए तो ये जीभ ऐसे चलते 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 इसका खत्म हो जाएगा। अभी चलने छोड़ देगा, करेगा, इसे चलना ही छोड़ देगा। और जबकि हम चुपचाप खड़े हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो पैर इतना बड़ा है, उसमें कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो एक आदमी चाहिए ना जो पूरा ऊर्जा को खखोर के लेके आए, कहाँ तक? जीभ तक, कि भैया इसको ज़्यादा काम है, इसको दे दो। तो एक आदमी ऊर्जा के परिवहन के लिए चाहिए कि जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ से लेके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दे। इस परिवहन करने वाले का नाम क्या है? गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों इसका गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी काय होता है। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, समझ में आएगा? जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत वहाँ से प्रोटीन उठा के जिसको ज़्यादा जरूरत उसको दे देता है, जहाँ ऊर्जा की कम जरूरत वहाँ से लेके ज़्यादा वाले को दे देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता ना तो जीभ थक गया आया करके तो गए काम से। समझ में गया? ये पूरी शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बना के रखता होगा। इसलिए आपका शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप थक गए तो कहते नहीं यार कमर थक गया है, बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है गोल्जी बॉडी। समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं। तो ये तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आप लोग को। अगला देखते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी। हमारे शरीर में 65% जो है ना वो 65% पानी है। अब आप कहिएगा 65% पानी है, यानी अगर कोई 100 kg का आदमी है, 1 कुंटल का, तो उसमें 65 किलो पानी है। सोच रहा उसके पेट में इतना पानी कैसे गया? 65 लीटर। देखिए, पेट में नहीं है पनिया, पेट में तो 1-2 लीटर जो पीते हैं। सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा हुआ है। कोशिका के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और यह पानी कहाँ रहता है? वैक्यूल्स में रहता है, यानी रसधानी में रहता है। हम लोग जो जंतु में आते हैं, एनिमल सेल में, हम लोग का वैक्यूल्स छोटा होता है और पेड़ पौधों का कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शरीर में 65% जल होता है जो कहाँ स्टोर करके रखा रहता है? वैक्यूल्स में। इतना समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए, अब तारक काय यानी सेंट्रोसोम क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा। सेंट्रोसोम यानी तारक काय की खोज किसने किया? बोबरी नामक विद्वान ने किया था। इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। एक्चुअली आप लोग को क्या लगता है कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का टूट जाना? गलत बात है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूट कर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देना। तो इसका मतलब एक था और टूट के 2 बन गया तो वो तो पुनर्निर्माण हो गया और बढ़ गया। तो कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम।
ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में, इसीलिए लीवर की कोशिकाएं धड़ाधड़ अपना पुनर्निर्माण कर लेती हैं। और ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ब्रेन यानी न्यूरॉन में, ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन टूट फूट होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब याद रखिए, अगर ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया ना तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो किसी भी जगह पे अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहां पाया जाता है? ब्रेन में। न्यूरॉन कहां पाए जाएंगे? अगर कहेगा न्यूरॉन कहां पाया जाएगा तो न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। यहां कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसका मतलब ब्रेन में तो कैंसर ही नहीं होना चाहिए, फिर भी ससुरा कैंसर का हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं ना ब्रेन के कैंसर को। क्यों? तो देखिए, जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसी ब्रेन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है और उस गिलियल सेल में ये सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। तो यही सेंट्रोसोम ब्रेन के 10% वाला भाग यानी गिलियल सेल को कंट्रोल के बाहर विभाजन कर देगा, तो ब्रेन में भी क्या हो सकता है, कोशिका विभाजन तेजी से हो जाएगा, ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो ब्रेन कहेगा किस चीज से बना है, तो 90% न्यूरॉन सेल और 10% गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल में कैंसर नहीं होता है, लेकिन गिलियल सेल में कैंसर हो जाता है और पूरे ब्रेन को लेके चला जाता है। तो अब आई होप आप सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग अंतः प्रदत्त जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में इसे ER कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ER। अंतः प्रदत्त जालिका कोशिका के अंदर एक कंकाल का काम करता है। जिस तरह आपके घर में पिलर होते हैं, बीम दिए गए रहते हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर पिलर दिए गए हैं ताकि कोशिका पचके नहीं, पचक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यह आंतरिक कंकाल का काम करता है और आंतरिक सहायता देने का काम करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसे कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। ध्यान से समझिएगा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। इसी का 2 पार्ट होता है, प्रकार नहीं होता है। एक हिस्सा खुरदुरा होता है और एक हिस्सा एकदम प्लेन होता है। तो जो प्लेन होता है उसे कहते हैं स्मूथ ER। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहां प्लेन है, एकदम चिकना है, तो उसे क्या कहते हैं, स्मूथ। अब ये स्मूथ वाला क्या बनाता है, तो वसा बनाता है। वसा मतलब चर्बी, एकदम तेल, चर्बी। तो चर्बी एकदम स्मूथ रहता है कि नहीं, चिकना रहता है, तो स्मूथ वाला क्या बनाएगा, वसा बनाता है। समझ में आ गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ लिख दिए हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER क्या बनाता है, वसा। अब देखिए, जनरली कहा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। यह बात सही है, लेकिन आधा सही है। देखिए, रफ वाला खुरदुरा हुआ क्यों, रफ हुआ क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे पाए गए थे जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। चूंकि यह राइबोसोम इस रफ वाले की ओर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन का निर्माण रफ साइड से होता है, लेकिन रफ वाला करता नहीं है। रफ साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। समझ आ गया आप लोग को राइबोसोम का काम क्या होता है? अब हम राइबोसोम के बारे में समझते हैं कि 70S 80S क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी है, आप वहाँ PDF ले लीजिएगा। देखिए, अब राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम का नामकरण वगैरह के बारे में रॉबिन्सन का भी नाम आता है, हालांकि इसके खोजकर्ता पैलाडे थे। राइबोसोम का काम क्या होता है? यह राइबोसोम आप बता देंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पे पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही पाया जाता है और रफ साइड में, और प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, गोल्गी बॉडी समझा दिए आपको, वैक्यूल समझा दिए, सेंट्रोसोम समझा दिए, ER समझा दिए, राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम को 2 भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब एक तरह से कहिए कि आकार को बताता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम आकार का निर्धारण देखकर साइज के हिसाब से नहीं करते, बल्कि एक लिक्विड यानी एक फ्लूइड में 2 चीजों को डाल देते हैं। जो पहले नीचे गिर गया, हम ये मान लेते हैं कि वो बड़ा है, सेडिमेंटेशन
कोफिशिएंट के आधार पर। आई होप आप समझे होंगे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका ज़्यादा है। अगर साइज में बड़ा है तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं बड़ा है। जल में डालने पर या द्रव में डालने पर कौन जल्दी नीचे गया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो बड़ा है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एस यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, और एक होता है 80S। अब आप बताइए बड़ा कौन होगा? 80S वाला। 70S वाला छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है। ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्चुअली कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही पार्ट में हम हर टाइप को नहीं पढ़ पाएंगे। हम इसके सेकेंड पार्ट में आपको अंतर समझा देंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? आप बस इतना समझिए, जिन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। एक जनरल सा यही धारणा समझ जाइए, और जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ गया वो प्रोकैरियोटिक में चले आते हैं। आप ये जनरली समझिए इस पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम आपको एकदम डिटेल से समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम। कितने प्रकार का? 2। 70S छोटा, 80S बड़ा। खोजकर्ता पैलाडेनेट किए थे। समझ में आया? अब अगला समझते हैं हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है? यह कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है और पूरे कोशिका को कंट्रोल करके यही रखता है। सबको कहता है रे सही से काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी चल इधर उधर सामान ढो, वैक्यूल्स पानी रखो, सेंट्रोसोम विभाजन करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सबको समझाता है सब ठीक ठाक से। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसे हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, और इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह पाए जाते हैं। इसका चैप्टर अलग होता है, डीएनए और आरएनए का, वो चैप्टर अलग आएगा, उसमें हम समझाएंगे। समझ में आ गया? अब कहेगा केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% और बाकी 10% में अन्य तत्व रहते हैं। तो प्रोटीन कितना परसेंट रहेगा? 80% और डीएनए 10%। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, परिवहन गोल्जी बॉडी, और ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। ये समझ रहे हैं आप लोग? इसको एक पिक लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी समझाते हैं आगे इसके आगे आपको। देखिए, अब लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। इसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी कोशिका के अंग पर पड़ गया ना तो उसको जला के खत्म कर देगा, यानी पचा के रख देगा उसको। अब जैसे मान लिया ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम क्या है? इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर सफाई का भी काम करता है। कैसे? कि मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, अच्छा से काम नहीं करेगा ना, तो बुलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, रे इधर आ रे, तेरा काम क्या है? ऊर्जा बनाना ना, काहे नहीं बना रहा है? कहेगा कि मन नहीं है। तो लाइसोसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ेगा, कहेगा मन नहीं है, और उसके अंदर क्या छोड़ देगा? जल अपघटक एंजाइम, और वह माइटोकॉन्ड्रिया मर के खत्म हो जाएगा, खत्म कर देगा उसको। एंजाइम छोड़ेगा, वो खत्म हो जाएंगे जल के वहाँ पे, मतलब पिघल जाएंगे एकदम खत्म। इसलिए इसको कोशिका के अंदर का एकदम पाचक तंत्र कहते हैं। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो गला के रख देगा। फिर गाल्जी बॉडी को कहेगा तुम रे ठीक ठाक है ना, न्यूक्लियस को कहेगा न्यूक्लियस चाचा देखते रहिएगा सब ठीक ठाक से काम करे सब, और नहीं करते हैं ऐसे काम तो बोलिए मेरे पास, अब ये गला के ख़त्म कर देते हैं इनको। बहुत खतरनाक होता है लाइसोसोम, इसी के डर से सब काम अच्छा से करते रहते हैं सब। समझ में आया? कभी कभी कोशिका के सभी अंग ना काम करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे हम काम। क्या कर लोगे लाइसोसोम? इधर से वैक्यूल्स बोलता है हम भी नहीं करेंगे, वो कहता है हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम कहता है ससुरा इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, और जब लाइसोसोम खुद को फाड़ता है तो पूरा जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर से निकलकर पूरी कोशिका के अंगों पे लग जाते हैं और पूरी कोशिका मर जाती है। पूरी कोशिका नहीं मरेगी, जिस कोशिका के अंदर का लाइसोसोम फटेगा वो कोशिका मर जाएगी, बाकी शरीर में तो रहेंगे ही। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, यानी कोशिका मरेगी, उस कोशिका को कौन मार देता है? लाइसोसोम। यह लाइसोसोम जरूरी भी है, वरना कोशिका सड़ने लगेगी। मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया मर गया
और उसी में अंदर सड़ रहा है, उसको कोई गलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये लाइसोसोम गला देता है। अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा ना तो वहाँ वही चीज़ पड़ के सड़ा हुआ रहेगा। ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद वो रक्त मर जाता है। अब ये ब्लड मर गया है तो शरीर में घूमेगा, सड़ेगा, और लाइसोसोम तो है नहीं जो उसको ख़त्म करे, इसलिए वो एस्पिलीन में जाता है। प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, इस साइड में होता है, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं एस्पिलीन को, और एस्पिलीन में जाके मर जाता है। इसीलिए एस्पिलीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली को, एस्पिलीन प्लीहा यानी तिल्ली को हम आरबीसी का कब्र कहते हैं। समझ में आया? वो वहाँ जाके क्यों मरता है? क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है। बाकी जो मरते हैं अपने पास वहीं सड़ के मरे रह जाते हैं। कोशिका, यहाँ का कोई कोशिका मरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे मारे तो यहाँ 4-5 कोशिकाएं मर गई, अब लाइसोसोम उसको गला देगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, अचानक हचाक से चोट लग जाता है। कभी आप दरवाज़ा खोलिएगा, उंगलियाँ चिपा जाएगा। चाहे पुलिस क्या करेगी ना, लॉकडाउन में मार रही है, एकदम भयानक भड़ाक भड़ाक मार रही है लाठी से, तो क्या होता है ना कि जब लाठी से मारता है ना तो ससुरा लाइसोसोम में मर जाता है। कहता है दूर ससुरा हमरे मार दिया, लाइसोसोम में मर जाता है। तो इतना दूर का लाइसोसोम में मर गया। कोशिका भी मरी है सब, साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया। अब आप बताइए, यहाँ पे तो सब मर गए, सफाई करने की जिम्मेदारी थी, लाश उठाने की जिम्मेदारी थी लाइसोसोम को, वही मर गया। तो तब क्या होगा, यहाँ पूरा का पूरा मरी हुई कोशिका पड़ी रहेंगी। तो उसी को आदमी कहता है देखिए ना, मारा है पुलिस, पूरा करिया हो गया है, ओ हो। तो आदमी गर्म पानी से उसको सेकता है। गर्म पानी से सेकिएगा ना तो अगल बगल की कोशिकाओं के लाइसोसोम निकल के झाँकेंगे से कौन सी हो गई लो रे, काहे सेक रहा है? कहेगा ये दादा इतना मर गए हैं सब। तो उसे तनी तनी छिड़क देगा सब अपना बगल में का। तो देखिएगा ना, 1 हफ्ता में छिड़क के धीरे धीरे अपनी कोशिका को देख लेंगे सर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, और उधर छिड़क के धीरे धीरे खत्म कर देंगे सर, तो काला दाग हट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये समझ गए? तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव समझाते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। ये जीव द्रव्य में 80% जल होता है और यह कलरलेस होता है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, एक बात बताइए। मान लीजिए इस बैग है, इस बैग में लोटा, थरिया, गिलास, चम्मच, एन तेन बहुत ज़्यादा चीज़ है, और इस बैग को हम लाद के दौड़ेंगे तो ठन 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 बोलेगा, डिस्टर्ब होगा, फूट फाट के पचक जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में कुछ भर देना चाहिए ताकि फूटे नहीं। इसलिए आप देखिएगा, कोई कैमरा वगैरह खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा तो उसमें डिब्बा, थर्माकोल ये सब लगा लगा के रोक देता है ताकि लड़े नहीं एक दूसरे से। अब बताइए, हमारी कोशिका है और इसमें अगर हम लोग चलेंगे, लोग ठट 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 सब आपस में लड़ जाएंगे। न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इधर क्या आ रहा है, उधर कहेगा, इधर उधर ढकेलेंगे सर। अब कहीं जो गलती से भड़क गया आपका लाइसोसोम, भड़का देगा सबको, है कि नहीं? अब ये तो हुआ बवाल। तो इसी के लिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाता है। वो लिक्विड भर दीजिएगा ना तो हिल डुल नहीं कर पाते हैं सब। इसी कलरलेस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जीव द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य पूरी कोशिका के बीच में भरा है, और अगर ये जीव द्रव्य को हटाएंगे तो उस जीव का मरना फिक्स है। इसीलिए जीवन की भौतिक इकाई है ये जीव द्रव्य, इसको रहना जरूरी है। ये जो जीव द्रव्य है इसमें 80% जल भरा है। इस जल में 1% की कमी आई तो प्यास लगेगा, और 10% जल की कमी हो गई तो आदमी मर जाता है। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य 2 टाइप का होता है। देखिए, पूरी कोशिका में भरा रहता है ये जीव द्रव्य। अगर कोशिका में है तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका का नाम क्या था? साइटो, तो इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस में है तो इसे कहेंगे केंद्रिका द्रव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य 2 भाग में। केंद्रक के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर पूरी कोशिका में है तो उसे कोशिका द्रव, इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। आप समझ में आ गया आप लोग को कोशिका के अंग? कोशिका चैप्टर बाबू बहुत लंबा होता है, हम इस पार्ट में आपको इतना बता रहे हैं कोशिका के अंगों के बारे में। इसका डिस्क्रिप्शन में इसके जितने PDF हैं वो आपको अवेलेबल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए।
नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इत्यादि में अंतर बताएंगे। क्रोमोसोम वगैरह में हम समझाएंगे आपको प्लास्टिड क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ये सब क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कोशिका के।